हम अम्ल क्षार अनुमापन यानी एसिड बेस टाइट्रेशन पहले ही देख चुके हैं। इस वीडियो में चलिए अपचय उपचय अनुमापन यानी कि रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करते हैं। चलिए एक विलयन की कल्पना करते हैं जिसमें Fe2+ धनायन है यानी कि आयरन 2+ कैटाइंस है और हम यहां पर इन Fe2+ धनायनों की सांद्रता नहीं जानते हैं, लेकिन अपचय उपचय अनुमापन का उपयोग करते हुए हम इनकी सांद्रता का पता लगा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास इस विलयन का 10 मिलीलीटर है और यहाँ पर यह एक अम्लीय विलयन है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इस विलयन में हमारे पास आयरन 2+ धनायन है और साथ ही साथ हमारे अम्ल में से हमारे पास एक प्रोटोनों का स्रोत है। अब आगे मान लीजिए कि हम इस आयरन धनायन वाले विलयन में थोड़ा सा पोटेशियम पर मैंगनेट मिलाते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम पर मैंगनेट हम मिला रहे हैं यानी कि KMnO4 हम मिला रहे हैं और मान लीजिए कि हम इसकी सांद्रता 0.02 मोलर ले रहे हैं। तो इस KMnO4 की जो शुरुआती सांद्रता है वह हम 0.02 मोलर यहाँ पर ले रहे हैं। अब यह तो हम जानते ही हैं कि पोटेशियम पर मैंगनेट ऋणायनों का स्रोत होता है, क्योंकि यहां पर यह K+ और MnO4- होता है। तो यहां पर नीचे हमारे पास पर मैंगनेट ऋणायनों का एक स्रोत है और जब हम इस पोटेशियम पर मैंगनेट विलयन को यहां पर मिलाएंगे तो हमें एक अपचय उपचय अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो हमारे पास यहां पर यह एक संतुलित अपचय उपचय अभिक्रिया है। और अगर आपको पता नहीं है कि एक अपचय उपचय अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार अम्ल में रेडॉक्स अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं, इसके ऊपर जो वीडियो है इसे अवश्य रूप से देखिए। अब आइए जल्दी से हम कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख लेते हैं। हमें पता है कि यह एक अपचय उपचय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह ऋणात्मक 2 होगी और हमारे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हैं, तो -2 × 4 यानी कि -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग करने से हमें ऋणात्मक 1 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक 7 आनी चाहिए, क्योंकि देखिए +7 -8 करने से ही हमें -1 मिलेगा। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक 7 है। और अगर हम उत्पादों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर Mn2+ है, यानी कि विलयन में धनात्मक 2 मैग्नीज धनायन है। तो इसके लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह धनात्मक 2 होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक 7 से धनात्मक 2 हो जाती है, यानी यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी अपचय उपचय अभिक्रिया में मैग्नीज का अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम इस अभिकारक वाले आयरन 2+ यानी कि Fe2+ की बात करते हैं तो इसके लिए तो ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक 2 है और यहाँ उत्पाद में देखिए यह जो आयरन 3+ है इसके लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह धनात्मक 3 है। तो हम कह सकते हैं कि आयरन 2+ के लिए इस अपचय उपचय अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह धनात्मक 2 से धनात्मक 3 हो जाती है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। इसका मतलब इस अपचय उपचय अभिक्रिया में इस आयरन 2+ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब देखिए, जब हम इस पोटेशियम पर मैंगनेट को इस विलयन में मिलाते हैं तो हमें उत्पाद रूप में ये आयन मिल जाते हैं और यहाँ पर ये सभी आयन रंगहीन अर्थात कलरलेस होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर यह पर मैंगनेट अभिक्रिया करता है तो बैंगनी रंग गायब हो जाता है और अब यह जो विलयन है यह हमें रंगहीन प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर बहुत सारा पर मैंगनेट मिला रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सब कुछ यहाँ पर रंगहीन है। लेकिन उसके बाद हम जैसे ही पर मैंगनेट की एक और बूंद मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक हल्का बैंगनी रंग नजर आता है। अब यह इस अनुमापन के अंत्य बिंदु यानी कि एंड पॉइंट को दर्शाता है और इसका कारण यह है कि अब जो हमारे यहाँ पर उत्पाद हैं वे रंगहीन हैं। तो जब भी हमें इस तरह से बैंगनी रंग नजर आएगा तो उसका मतलब यह होगा कि हमारे विलयन में थोड़ी मात्रा में अनअभिकृत यानी कि अनरिएक्टेड पर मैंगनेट आयंस मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर यह जो Fe2+ था इसने पूर्ण रूप से अभिक्रिया कर ली है। तो इस बिंदु पर हम हमारे अनुमापन को रोक देंगे,
क्योंकि हम अंत्य बिंदु तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर हमने हमारे पोटेशियम पर मैंगनेट विलयन के एक निश्चित आयन का उपयोग किया है। तो मान लीजिए कि हम शुरुआत यहाँ से करते हैं और समाप्ति यहाँ पर करते हैं। तो हमने यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पोटेशियम पर मैंगनेट विलयन का 20 मिलीलीटर आयतन उपयोग में लिया है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आयरन 2+ का अनुमापन करने के लिए हमने पोटेशियम पर मैंगनेट विलयन का 20 मिलीलीटर आयतन उपयोग में लिया है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो यहाँ पर इस आयरन 2+ की सांद्रता पता करना था, और एक बार जब हम इस आयरन 2+ की सांद्रता का पता लगा लेते हैं, उसके बाद हम यह पता कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर मैंगनेट के कितने मोल चाहिए जिससे कि वे पूर्ण रूप से इस आयरन 2+ के साथ अभिक्रिया कर लें। अब देखिए, हम मोल्स के बारे में मोलरता और आयतन से पता लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं, और हम जानते हैं कि मोलरता होती है मोल बट्टा लीटर। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर मैंगनेट की जो मोलरता है वह 0.02 है। तो हम लिख सकते हैं कि पर मैंगनेट आयनों के लिए जो सांद्रता है वह 0.02 आएगी। अब यहाँ पर हमें इसे मोल के लिए हल करना है, तो हमें यह अनुमापन करने के लिए 20 मिलीलीटर आयतन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस 20 मिलीलीटर को लीटर में परिवर्तित करके लिखना चाहें, तो इस दशमलव को देखिए, हम 3 अंक इस तरफ लेकर आएंगे, 1 2 3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0.02 लीटर। और अब क्योंकि हम यहाँ पर मोल के लिए इसे हल कर रहे हैं, तो क्या होगा, 0.02 इस 0.02 से गुणा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें इतने मोल मिल जाते हैं, यानी हमें 0.0004 मोल पर मैंगनेट की आवश्यकता है, जिससे हम विलयन के शुरुआती Fe2+ की पूर्ण रूप से अभिक्रिया करवा सकें। यानी हमें इतने मोल पर मैंगनेट की आवश्यकता है जिससे हम पूरे आयरन की अभिक्रिया करवा सकें। अब अगली चीज हम यह पता करेंगे कि शुरुआत में हम कितने मोल Fe2+ से शुरुआत कर रहे थे, और इसके लिए हम हमारी संतुलित अपचय उपचय अभिक्रिया देखेंगे, क्योंकि इसमें जो गुणांक होंगे वे हमें मोल अनुपात यानी कि मोल रेशियोज के बारे में बताएंगे। अब देखिए, परमैंगनेट के साथ जो गुणांक है वह 1 है, और आयरन के साथ जो गुणांक है वह 5 है। तो अगर हम यहाँ पर परमैंगनेट और Fe2+ का अनुपात देखते हैं, तो वह आ जाएगा, देखिए, परमैंगनेट के लिए तो 1 है और Fe2+ के लिए 5 है, तो यह 1/5 आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर सम अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और हमें ध्यान रखना है कि यह परमैंगनेट अंश यानी कि न्यूमरेटर में रहे। तो 1/5 देखिए किसके बराबर आएगा, जरा सोचिए कि हमें परमैंगनेट के कितने मोल चाहिए जो कि Fe2+ के साथ अभिक्रिया कर सकें। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर परमैंगनेट के 0.0004 मोल चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, परमैंगनेट के मोल हैं 0.0004, और X हम Fe2+ के वे मोल मान लेते हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी। तो अब यहाँ पर हम वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और X का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो X हमें मिलेगा 5 गुणा 0.0004, जो कि आ जाएगा 0.002 मोल Fe2+। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 0.002 मोल Fe2+ से शुरुआत की थी। तो अब हमारा लगभग काम तो बन गया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य यहाँ पर आयरन 2+ की सांद्रता ज्ञात करना था, और हमें इसके मोल तो पता चल गए हैं, और हमें यह भी पता है कि इसके लिए जो शुरुआती आयतन था वह 10 मिलीलीटर था। तो अब आयरन 2+ की सांद्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी सांद्रता क्या आ जाएगी, पहले तो हम इसके मोल लिख लेंगे जो कि है 0.002 मोल, और अब इसके लिए जो आयतन है वह 10 मिलीलीटर है। यदि हम इसे लीटर में परिवर्तित करते हैं तो यह 0.01 लीटर आ जाएगा। अब अगर हम 0.002 बट्टा 0.01 यह ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर 0.2 मोलर मिलेगा। तो यह आयरन 2+ आयनों की शुरुआती विलयन में सांद्रता हमें मिल गई है। हम चाहते तो इसे करने के लिए यहाँ पर mv बराबर mv समीकरण का उपयोग कर उसे अपने हिसाब से थोड़ा रूपांतरित कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यह जो अनुपात है यह 1:1 नहीं है। तो मैं तो हमेशा यही पसंद करता हूँ
कि हम ये सारी गणनाएं करें और यह देखें कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है।